नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। मैं और मेरे पति समीर अपनी 8 साल की बेटी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे कि अचानक बेटी चीनू के हाथ पे दबाव से चम्मच की प्लेट से छटक कर उसके कपड़ों पे रस गिर गया और सब्जी छिलक कर फैल गई। ये देखते ही समीर ने आंखें तरेरते हुए उसे डांटते हुए कहा, चीनू, तुम्हें कब अकल आएगी? कितने बार समझाया कि प्लेट को संभाल के पकड़ा करो, पर तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। आखिर माँ के गंवारपन का गुण तो तुम में आएगा ही। ये सुनते ही मैं तमतमा कर बोली, अभी बच्ची है और प्लेट से सब्जी गिर भी गई तो कौन सी आफत आ गई? तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती क्या? और इसमें गंवारपन वाली बात कौन सी है? तुम्हें बस मुझे नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। सुमन, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इसे टेबल मैनर्स आने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम्हारे जैसे गुण आए। मैं जो चाहूंगा उसे इसे सीखना ही होगा। इस बात से मुझे भी गुस्सा आ गया और उसकी बात मैंने बीच में ही काट दी और कहा, ये तुम्हारे हाथ की कठपुतली है जिसे जैसा चाहे वैसे नचालो। कमरे, तुमने सोचा है इतनी सख्ती करने पे इस छोटी सी लड़की पे क्या असर होगा? ये तो तुमसे ही दूर हटने लगेगी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, कहते हुए समीर चम्मच प्लेट पे ही पटक कर बड़बड़ाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और गाड़ी स्टार्ट करके घर लौट आया। मैं रेस्टोरेंट में ही थी और मेरी नज़र चीनू पे पड़ी। वह चम्मच को हाथ में पकड़े हमारी बातें मूक दर्शक बनी सुन रही थी। उसका चेहरा उतर गया था और उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी हुई है। उससे ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ। मैंने उसे फ्रॉक नैपकिन से साफ किया और उसे पुचकारते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम अपना खाना खाओ। नहीं मम्मा, अब मुझे भूख नहीं है, मैंने खा लिया, कहते हुए वो उठ गई। मुझे पता था अब वो नहीं खाएगी। सुबह वो कितनी खुश थी जब उसे पता चला कि आज हम लोग डिनर पे बाहर जाएंगे, और ये सोच के मेरा मन रुआसा हो गया कि मैं समीर की बात पे प्रतिक्रिया नहीं देती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। मगर मैं क्या करती, आखिर कब तक बर्दाश्त करती? मुझे नीचा दिखाने के बात बात में चीनू का मेरा उदाहरण देकर अपनी माँ जैसा ना बन जाना उसे डांटता रहता है, और मेरी चिढ़ को उस पर निकालने की उसकी आदत बनती जा रही थी। उसके बाद मैं चीनू को लेकर कैब लेकर घर आई तो देखा समीर दरवाजा बंद करके अपने कमरे में था। हम भी आकर सो गए, लेकिन मेरा मन तो इतना अशांत था कि उसके कारण मेरी आंखों से नींद आने का नाम ही नहीं आ रही थी। मैंने बगल में लेटी चीनू को भरपूर दृष्टि से देखा। कितनी मासूम लग रही थी वह। आखिर क्या गलती थी उसकी कि वो हम दोनों के झगड़े में पिसे? विवाह होते ही समीर का पैशाचिक व्यवहार मुझे खलने लगा था। मुझे हैरानी होती थी यह देखकर कि विवाह के पहले प्रेमी समीर के व्यवहार में और पति बनते ही उसके व्यवहार में कितना अंतर आ गया है। वह मेरे हर काम में मीन मेख निकाल कर ये जताना कभी नहीं भूलता कि मैं छोटे शहर से आई हूँ। वह किसी की उपस्थिति का भी उसे ध्यान नहीं होता। इससे पहले मैं समीर को किसी अच्छी तरह से समझ पाऊँ, चीनू मेरे गर्भ में आ गई और उसके बाद तो मेरा पूरा ध्यान आने वाले बच्चे की अगवानी की तैयारी में ही लग गया। मैंने सोचा बच्चा होने के बाद शायद उसका व्यवहार बदल जाए। मैं उसके पालन पोषण में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने मान अपमान पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला। वैसे चीनू की भौतिक सुख सुविधा में वह कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। वक्त मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता गया और चीनू 3 साल की हो गई। इतने सालों में मेरे प्रति समीर के व्यवहार में रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया। खुद तो चीनू के लिए सुविधाओं को उपलब्ध करा कर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता था। उसके पालन पोषण में कमी निकाल के मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे वो इसके लिए चीनू को अपना हथियार बनाने लगा कि वह भी मेरी आदतें सीख रही हैं, जो कि मेरे लिए असहनीय होने लगा था। और इस प्रकार का वाद विवाद रोज का हिस्सा बन गया था और हमारा लड़ाई झगड़ा होना बढ़ता ही जा रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे झगड़े के दलदल में चीनू को भी वो घसीटे। चीनू तो सहमी हुई मूक दर्शक बनी रहती थी, पर आज आज तो हद ही हो गई थी। वास्तविकता तो ये है कि समीर को इस बात का घमंड है कि वो इतना कमाता है, उसने सारी सुख सुविधाएं हमें दे रखी है और वो पैसे से सारे रिश्ते खरीद सकता है। मैं सोच में पड़ गई कि स्त्री को हर अवस्था में पुरुष का सुरक्षा कवच चाहिए होता है, फिर चाहे वो सुरक्षा कवच स्त्री के लिए सोने के पिंजरे में कैद होने के समान ही क्यों ना हो। इस कैद में रहकर स्त्री बाहरी दुनिया से तो सुरक्षित हो जाती है, लेकिन इसके अंदर की यातनाएं भी कम नहीं होती। पिछली पीढ़ी में स्त्रियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती थी, इसलिए असहाय होने के कारण पति द्वारा दी गई यातनाओं को मन मार कर स्वीकार कर लेती थी। उन्हें बचपन से ही घुट्टी पिला दी जाती थी कि उनके लिए विवाह करना आवश्यक है और पति के साथ रह के ही वो सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सकती हैं। इससे इतर उनका कोई भी वजूद नहीं है। पर आज का समय तो बदल गया है। अपने अधिकारों के लिए स्त्रियां जागरूक भी हो गई हैं। फिर भी कितनी स्त्रियां हैं जो पुरुष के बिना रहने का निर्णय ले पाती हैं। लेकिन मैं ये निर्णय लेकर समाज की सोच को झुठला कर रहूंगी। तलाक लेकर नहीं, बल्कि साथ रह के।
तलाक ही हर दुखद वैवाहिक रिश्ते का अंत नहीं होता। आखिर ये मेरा घर है, जिसे मैंने तन मन धन से संवारा है। मैं इसे छोड़कर क्यों जाऊं? लड़कियों का विवाह हो जाता है तो उनके अपने मायके पे अधिकार नहीं रहता। विवाह के बाद पति से अलग रहने की सोचे तो वही उसी घर को छोड़कर रह जाती हैं। यह सोच हर स्त्री के मन में आती है कि उनका कौन सा घर अपना है जिस पे वो अपना पूरा अधिकार जता सके। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। और मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि मैं बेफिक्र होकर उसके बाद सो गई। सुबह उठी तो मन बड़ा भारी हो रहा था। समीर अभी भी सामान्य नहीं था। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने टेबल पर नाश्ता लगाया। लेकिन मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा बड़बड़ाते हुए निकल गया। मैंने भी उसकी कोई बात पे प्रतिक्रिया नहीं दी। टीनू आकर मुझसे लिपट गई, बोली, मम्मा पापा को इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझसे थोड़ी सी सब्जी ही तो गिरी थी, आपको याद है? उसमें भी चाय का कप लुढ़क गया था। उनसे भी आपने उनसे कहा था कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर तुरंत कपड़ा लाके आपने सफाई भी की थी। मेरी गलती पे पापा ऐसा क्यों नहीं करते? मुझे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो घर अच्छा लगता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, कहकर मैंने उसे अपनी छाती से लगा लिया और सोचने लगी, इतनी प्यारी बच्ची पे भला कोई कैसे गुस्सा कर सकता है? इस समीर के व्यवहार का कितना अवलोकन करती है, उसके बाल सुलभ मन पे इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। समीर और मुझ में बोलचाल बंद रही। कभी कभी औपचारिकतावश चीनू से पूछता कहीं जाने के लिए तो वह देखकर मुझसे बात नहीं करता तो वह साफ मना कर देती। वह सोचता कोई प्रलोभन देकर वो चीनू को अपने पक्ष में कर लेगा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। समीर की बेरुखी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मनमानी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब तब घर का खाना छोड़ के बाहर खाने चला जाता, मैं भी उसके व्यवहार को अनदेखा कर चीनू के साथ खुश रहने लगी। यह स्थिति 15 दिन रही। एक दिन मैं चीनू के साथ कहीं से लौटी तो देखा समीर ऑफिस से अप्रत्याशित जल्दी लौटकर घर में बैठा था और मुझे देखते ही गुस्से में बोला, क्या बात है, आजकल कहाँ जाती हो? बताने की भी जरूरत नहीं समझी जाती। उसकी बात मैं बीच में ही काट कर बोली, तुम बताते हो कि तुम कहाँ जाते हो? मेरी बात और है। क्यों? तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने की जो इजाज़त है? क्योंकि तुम पुरुष हो और मुझे नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन तुम्हें तकलीफ क्या है? किस चीज़ की कमी है? घर में हर सुख सुविधाएं मौजूद है, पैसे की कोई कमी नहीं, जो चाहे वो कर सकती हो। गुलछर्रे उड़ाने वाली बात सुन के वो थोड़ा संयत होकर मेरी बात को बीच में ही रोक कर बोला, क्योंकि उसके कलीग सुमन के साथ विवाहेतर संबंध को मैं अनभिज्ञ नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है इन भौतिक सुखों के लिए स्त्री अपने पूरे रिश्ते के विवाह की सप्तपदी लेते समय हवन कुंड में झोंक देती है? बदले में पुरुष को उसके शरीर पर अपना प्रभुत्व समझ के वो चाहे नोच खसोट के अपनी मर्दानगी दिखाता है। स्त्री भी हाड़ मांस की ही बनी होती है। तुम्हारी तरह उसके पास भी दिल होता है, उसका भी स्वाभिमान होता है। वह अपने पति से आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की भी अपेक्षा करती है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सामने मुझे कितना भी नीचा दिखा लें, तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तुम बस मूक दर्शक बने देखते रहते हो। स्वयं हर समय मुझे नीचा दिखा के मेरे मन को कितना आहत करते हो कि ये कभी तुमने सोचा है? ठीक है, यदि तुम खुश नहीं हो तो अपने मायके जाके रहो, लेकिन चीनू तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। वो मेरी बेटी है, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं होने देना चाहता। मैं उसका पालन पोषण अपने तरीके से करूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे जैसी गवार बने। समीर के जवाब देने को कुछ बचा नहीं था, इसलिए अधिकतर पुरुषों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अंतिम वार वो चिल्लाकर बोला, चिल्लाओ मत, सिर्फ पैदा कर देने से तुम चिन्नू के बाप नहीं बन जाते। वह तुम्हारे व्यवहार से आहत होती है। और आजकल के बच्चे हमारे ज़माने के बच्चे नहीं हैं कि हम उन पर अपने विचारों को थोप दें और उनको अपने जैसा नहीं पाल सकते जैसा हमें पाला गया है। इनके पैदा होने के तक समय बहुत बदल चुका है और मैं तुम्हारे इस व्यवहार के तरीके में उसे दलदल में धंसने नहीं दे सकती। मैं उसके लिए सब कुछ करूँगी जिससे वो अपना निर्णय खुद ले पाए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं हूँ और ये घर मेरा भी है। जाना है तो तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? इस घर पे जितना तुम्हारा अधिकार है ना, उतना ही मेरा अधिकार है। समाज में सबके सामने तुमने मुझसे विवाह किया है, तुम्हारी रखैल नहीं हूँ। जमाना बदल गया है, लेकिन तुम जैसे पुरुषों की स्त्रियों के प्रति सोच नहीं बदली है। सारी वर्जनाएं, सारे कर्तव्य बस स्त्रियों के लिए है। उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं का तुम पुरुषों की नज़रों में कोई मूल्य नहीं है। उनका वजूद किसी को एहसास तक नहीं। लेकिन स्त्रियां भी उर्मिला की तरह अपने पति के निर्णय को नियत समझ के स्वीकार कर लेती हूँ। क्यों अपने सपनों का गला घोट के पुरुषों को दिखाए मार्ग पे आंख मूंद कर चल देती हैं?
क्यों अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं ले पाती और औरों के सुख के लिए अपना बलिदान दे देती हैं। अभी तक मैंने भी यही किया, लेकिन अब नहीं करूंगी। मैं इसी घर में स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा अनुसार रहूंगी। समीर को पहली बार मुझे इस तरीके से बोलता देख वो अवाक रह गया था। पापा, मैं आपके पास नहीं रहूंगी। आप मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। मैं मम्मा के साथ रहूंगी। मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। आई हेट यू पापा। पर्दे के पीछे खड़ी चीनू, जो कि हमारी सारी बातें सुन रही थी, बाहर निकल के गुस्से और खुशी के मिश्रित आंसू बहाने लगी। मैंने देखा समीर पहली बार चेहरे पे उसके हारे हुए खिलाड़ी के भाव थे और वो मूक दर्शक बना रह गया। कभी कभी गलत को बर्दाश्त करने के बजाय उसके लिए जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।